Good morning, dear students. I am Gunjan Khattar from Sanskar International School. Today we are discuss about chapter number 1, sets. What is sets? How to relate it to our life? Today we discuss about. Dear students, let's begin the class with basic introduction of this chapter. I hope you will better understand this chapter. Let's see. Chapter number 1. Name is sets. Sets. A well-defined collection of objects. बेटा क्या डेफिनेशन है सेट्स की? एक सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब कलेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। हम किसी भी चीज को इकट्ठा करके लिखते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कलेक्शन। बट बात यहाँ आती है कि हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट्स नहीं बोल सकते बेटा। ये सेट्स तब बोला जाता है जब वो चीज हो वेल डिफाइंड। अब आप पूछोगे वेल डिफाइंड मीनिंग? वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये है बेटा, ऐसे सेट की कलेक्शन करना जिनका मीनिंग एक ही हो अच्छी तरीके से। जैसे मैंने बोला सेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ, आप कलेक्शन कर रहे हो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। क्लास में जितने भी बॉयज है उनकी कलेक्शन कर लोगे आप, राइट? अगर मैं आपको ये बोल दूं दिस सेट ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन द टीम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपको ये बोला जाता है मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर की आपने कलेक्शन करनी है जो इतनी वर्ल्ड में। देखो मीनिंग क्या रहता है कि आप कलेक्शन तो कर लो क्रिकेटर की, ठीक है, और टीम्स के मतलब जो प्लेयर्स हैं उनकी कलेक्शन करना तो इजी है। बट मैंने ये बोल दिया मोस्ट टैलेंटेड वर्ड डालने की वजह से अब आप ये कैसे डिफाइन करोगे? मैंने टैलेंटेड मैं किसी और को नेम दे रही हूँ, आप किसी और को दे रहे हो। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है जो हर किसी के लिए मीनिंग सेम रहता है, हम उनकी कलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने लिया सेट्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। आई होप आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, सिर्फ अपने खुद के टेबल्स में आते हैं, जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, अदर फैक्टर्स नहीं किए जा सकते, 2 से ज्यादा मोर फैक्टर्स नहीं होते। जैसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अब ये बोला कि तो मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर बोला तो आपके मतलब किसी के माइंड में ये तो नहीं आए ना कि आप 4 लिख दोगे। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7। अब इनकी क्या हो रही है? वेल डिफाइंड कलेक्शन बन रही है जो सभी के लिए सेम हो और उनकी कलेक्शन की जाती है, उन्हें कहते हैं सेट्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इनको सेट्स की फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड इज सेट्स। जो बोल सकते हो सेट्स बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। एक ईयर में जितने भी मंथ्स हैं उनकी कलेक्शन करेंगे। जब आपको पता है कि एक मंथ्स में सिर्फ 12 मतलब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो जब आप कलेक्शन करेंगे एक ईयर में मंथ्स थी तो फाइनाइट हुआ, वेल डिफाइन हुआ। तो आप मंथ्स की जब कलेक्शन करें तभी ये तो नहीं बोलोगे ना आप संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपको पता है कि मंथ्स आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक उनकी तो इलेक्शन हो रही
कलेक्शन तो बन गई ना 12 मंथ्स की, ठीक है। और वेल डिफाइंड सभी के लिए सेम आ रहा है मीनिंग, अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन द ईयर। आप ये कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कलेक्शन की जा सकती है, उनका कलेक्शन बन सकता है, तो ये हम उनको बोल देते हैं सेट्स, ठीक है। और भी एग्जांपल है तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो सभी के लिए तो इनकी कलेक्शन की जाए और दूसरा नंबर क्या हो वो वेल डिफाइंड हो, हम उनको बोल देते हैं सेट्स। आई होप बेटा आप समझ चुके होंगे सेट्स क्या होते हैं। नाउ जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आप ये बताना ये सेट है नहीं। द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल। देखो आपने कलेक्शन करनी है गुड टीचर इन ए स्कूल। स्कूल में टीचर्स तो काफी है तो उनकी कलेक्शन तो हो सकती है, बिल्कुल राइट है। बट बात यहाँ क्या आ रही है, गुड टीचर्स। अब मैं एज मैं स्टूडेंट होती तो मैं किसी को, मेरे लिए कोई टीचर और पसंद होता है, आपको कोई और टीचर पसंद होता है, तो सभी की एवरी स्टूडेंट्स की एवरी वन की अलग अलग चॉइस होगी। जब चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं तो वो हमारा सेट्स नहीं बनता, ओनली कलेक्शंस बन जाता है। अगर मैं यहाँ लिख देती द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, तब आप इस चीज को बोल सकते हैं कि वो सेट्स है। तो ठीक यहाँ पे गुड टीचर्स वर्ड लगाने दिया, मोस्ट टैलेंटेड टीचर लगा दिया, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट लगा दें, तो ये चीज जब हमारी चॉइसेस अलग जा रही है, मतलब मेरे लिए चॉइस अलग हो रही है, आपके लिए चॉइस अलग हो रही है, तो वो सेट्स नहीं होता, उन्हें कलेक्शंस होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुकी होंगे। नेक्स्ट कुछ हम सिंबल्स करते हैं। देखो एन जब आपका सिंबल आ जाए तो हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू आ जाए सेट ऑफ होल नंबर्स। आई होप। अगर नेक्स्ट जैसे सी आ जाए, सी में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड आ जाए सेट ऑफ इंटीजर्स, ये रिप्रेजेंट करता है। जेड पॉजिटिव आ जाए, में बात ध्यान रखें, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या हुआ जाए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ और रेशनल नंबर लिख लेना, और लिख लेना है नंबर्स। क्यों पॉजिटिव आ रहे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसी का आप नेक्स्ट जब आप सेट्स बनाएंगे या सेट्स को समझेंगे उसमें यूज होगा, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, सी का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो जाए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड क्या पॉजिटिव निशान आ गया तो आप ले लेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर सॉरी, क्या हुआ आगे तो रैशनल नंबर ही होता है। अब इसके बाद मेन टॉपिक आपका बनता है, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
collection and set. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप ये बात याद रखें कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन हो सकता है, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। कहता है एवरी सेट इज ए कलेक्शन हो सकता है बट एवरी कलेक्शन नॉट ए सेट। सेट पॉसिबल नहीं है हर की कलेक्शन सेट्स बने। जैसे आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो ये बेटा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या हो गया, सेट्स बन गया। तो सेट्स बना तो कलेक्शन तो हुआ ना। हम अगर मैं ये बोल दूं सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द वर्ल्ड, तो ये कलेक्शन तो हो गया। कलेक्शन हो चुका है कि सेट ऑफ मोस्ट राइटर्स की आप कलेक्शन कर सकते हो, बट वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की क्या बन गई, वो सेट्स नहीं बनी। जब आप कलेक्शन करेंगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द वर्ल्ड, कि जब आप कलेक्शन करते हैं तो वो कलेक्शन तो हुआ ना, आप राइटर्स को कलेक्ट कर लोगे उनके नेम्स को, बट वो कभी भी सेट्स नहीं बनेगा क्योंकि उनकी चॉइसेस आपकी मैम जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर को चूज करूंगी, क्या तो हरिवंश राय बच्चन को चूज कर दूं, आप किसी और को चूज करें मोस्ट में, तो ये दोनों चॉइसेस अलग अलग हो जाएं तो ये सेट्स नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने समझनी है, ये सिंबल जो आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। इसका मीनिंग है बेटा बिलोंग टू, और इसका मीनिंग है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, आप ध्यान से समझे, बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू में क्या मतलब, देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि सेट्स के अंदर एलिमेंट बिलोंग करेगा, और इसमें सेट्स के अंदर एलिमेंट बिलोंग करेगा। मैंने ले लिया लेट सेट एक ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट कंटेन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मैं आपसे पूछूं कि 4 एलिमेंट सेट ए में है या नहीं, आप बोलोगे 4 यस मैम है, तो आप बोलोगे 4 बिलोंग करता है ए में। ठीक है, अगर बात हो कि मैं आपसे बोलूं कि क्या 0 बिलोंग करता है ए में, 0 जब सेट्स में है ही नहीं, ए के अंदर है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे 0 नॉट बिलोंग। ठीक है, ये सिंबल्स आपको आगे यूज करना है, तो इसको अच्छी तरह पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट ये चीज आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेट्स, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला आ गया रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, 2 नेम है, आप रोस्टर फॉर्म में ही याद कर लेना। और नेक्स्ट आ जाती है इसकी सेट बिल्डर। और इसको आप बोल सकते हैं रूल फॉर्म बोलते हैं, इनका यूज होगा, इनको हम स्टडी करेंगे। अब बात आती है रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा, इन दिस जब आप कर्ली ब्रैकेट और कॉमे के अंदर कॉमा में रिजल्ट इन दिस सेट विल डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमे के फॉर्म में। और इन दिस सेट जो लिस्ट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है सच दैट, मतलब ये सिंबल, ये वाला आप क्या ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं,
और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं सच दैट के फॉर्म में, सच दैट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोमा, ये दो चीजें यूज की जाती हैं। देखो आप याद रखना है रोस्टर फॉर्म यूज किए जाते हैं कर्ली ब्रैकेट एंड कोमा के फॉर्म में, और इसका सच दैट स्टेटमेंट बना के आपने सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा उसको सच दैट एंड कोमा। फॉर एग्जाम्पल है रोस्टर फॉर्म बताते हैं पहले बेटा आपको कैसे बनती है रोस्टर। जैसे आपको स्टेटमेंट दी जाती है सेट ऑफ vowels in the English language may be described। हम इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे? as रोस्टर फॉर्म में कैसे करोगे? ऐसे करोगे। क्या वोवल्स कौन कौन से आपके 5 हैं? A, I, O, U, P, कर्ली ब्रैकेट लगी और कॉमा है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए सेट है जिसको आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को आपने रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सेट ऑफ वोवल्स को आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने बनाया ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में होता है और ये सच दैट का सिंबल होता है, इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म को, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है कर्ली की फॉर्म में, मतलब एक सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। आप आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे जो रोस्टर फॉर्म होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है। रोस्टर फॉर्म हम एक कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये सिंबल है इसको सच दैट बोला जाता है। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसमें तो आपने लिखा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट्स के अंदर, और इसमें आप स्टेटमेंट लिख देते हो कि एक्स है वोवल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, इसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे उससे। जैसे द सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेट ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप करोगे लेट सेट एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, एंड आप बताओगे भी कैसे हम निकालेंगे? x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, और n बिलोंग करता है किसमें? n नेचुरल नंबर में। क्यों? जब n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू 1 पुट थी 2, n की वैल्यू 2 थी 4, n की वैल्यू 3 पुट थी 2 3 जा 6, तो आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं ना। आप जब स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं मतलब एक ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कंटेन करके हम शो करके दिखाते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, आई होप समझ लेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लिया अपना, एक ले लिया सेट ले लिया, लेट सेट ए ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, सॉरी रोस्टर फॉर्म में तो है ही, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे ए दैट एक्स सच दैट, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो एक्स की वैल्यू क्या लेस देन कितनी है? 8, और एन एक्स जो एक्स है वो
बिलोंग कर रहे हैं इसमें नेचुरल नंबर। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें ये सच दैट करली ब्रैकेट और कॉमा तीनों यूज हो जाती हैं। मेन सबसे पहले हम यूज करते हैं सच दैट और ब्रैकेट कंपल्सरी है, हम यूज करते हैं। यहाँ तक मेरे को आई होप आप समझ चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। उसके बाद अब सेट्स को आपने डिवाइड कर दिया, सेट के बारे में किया। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, नंबर 2 पे इनफाइनाइट सेट, नंबर 3 पे नल सेट, नंबर 4 पे ये बेटा चैप्टर स्टार्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन है। जब तक आप ये समझ नहीं आएगी आप चैप्टर अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाता है सिंगलटन सेट, 5th पे इक्वल सेट, 6th पे इक्विवेलेंट सेट, 7th इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है, मतलब सेट्स के हमने पढ़ा, रोस्टर फॉर्म देखी, सेट बिल्डर फॉर्म देखी, वो बेटा लिखने का तरीका था। अब सेट्स के पार्ट्स आगे भी हमने डिफाइन करेंगे सेट किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। क्या कहता है, इफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, अगर इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज फाइनाइट, अगर एलिमेंट ऑफ सेट क्या आपका फाइनाइट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं फाइनाइट कंटेन करते हैं, तो आप उसे फाइनाइट सेट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, एक सेट दे दिया 1 2 3, तो आप काउंट करो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 फाइनाइट है। जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, काउंटेबल हो गया, वो फाइनाइट हो जाता है। इफ एलिमेंट ऑफ सेट इज इनफाइनाइट, जिसे आप काउंट नहीं कर पाए, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर का आप सेट बनाएंगे 1 2 3 एसो ऑन, इसे एसो ऑन बोलते हैं। जिसको हम अच्छी तरह से मतलब हम सेट्स ले लेते हैं और उनको काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम उस सेट को बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। इफ द सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करें, उन्हें बोलते हैं नल सेट। देखिए जैसे अब मैंने बोल दिया द सेट a collection of element between 12 and 30। आपको बोल दिया बेटा मैंने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 12 एंड 13। अब ये बताओ 12 और 13 में तो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता। जब द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बिटवीन 12 एंड 13, जब 12 एंड 13 में कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता तो कौन सा सेट हो गया, नल सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, 5। देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है 5। हम नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। एक बात याद रखना आप, ये आपने सेट ले लिया, ठीक है, अगर सेट के अंदर आपने 5 डाल दिया तो ये नल सेट नहीं हुआ, इसके अंदर एक एलिमेंट कंटेन हो गया। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो आप 5 लिखेंगे या आप यहाँ सिंपल सेट्स खाली सेट डालेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट आप समझ चुके होंगे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा उसको बोल देते हैं। अब मैंने ऐसे ले लिया द 2x + 1 = 0, एक सेट ले लिया
1 एक सेट ले लिया x कंटेन 2x + 1 = 0 और x क्या है, x इज ए x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। x की वैल्यू निकालोगे 2x + 1 = 0, 2x = -1, x की वैल्यू आ गई -1। बट इधर बोला था x नेचुरल नंबर में कंटेन कर रहा है और इधर x की वैल्यू आया -1/2, तो ऐसा तो एलिमेंट ही नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल्स। ठीक है, यहाँ तो समझ चुके होंगे। आगे है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है, इफ दैट सेट कंसिस्टिंग वन एलिमेंट, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट कंटेन होता है, उन्हें बोल देते हैं सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल ले लो, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 13 and 15 और एलिमेंट्स क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लिख देना बेटा, अभी यहाँ पे एज तो इंटीजर में माइनस वाले आ जाएंगे ना। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब तो 13 और 15 के बीच में तो 14 आया, तो वन ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है 14, तो ये क्या हो गया, जहां सेट के अंदर एक ही एलिमेंट कंटेन करता है उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा इक्वल सेट एंड कार्डिनल नंबर, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है बेटा, इफ ए सेट, हमने दो सेट ले लिए, इफ ए टू सेट्स ए एंड बी, ए के एलिमेंट बी में कंटेन करते हो, बी के एलिमेंट ए में कंटेन करते हो। इफ ए सेट मतलब बी, ए के एलिमेंट बी में कंटेन करते हो, बी के एलिमेंट ए में कंटेन करते हो, उसे इक्वल सेट बोल देते हैं। मान लो ए सेट है 3 7 9, ठीक है, और इसके एलिमेंट ले लिए 9 7 3। देखो बेटा, ये चीज होनी चाहिए कि ए के एलिमेंट बी में और बी के ए में। इक्वल सेट तब बोलेंगे जब आगे पीछे का कोई मैटर नहीं है कि एलिमेंट आगे पीछे दे रखी है, इधर 3 है, इधर भी 3 कंटेन हो रहा है, इधर भी 7 है, इधर 9, तो हमें इसको क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट, ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5, बी ले लिया मैंने 5 3 2 1 4। अब देखिए 1 इसमें कंटेन हो रहा है, 2 इसमें हो रहा है, 3 इसमें हो रहा है, 4 इसमें हो रहा है, 5, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो हम इसे बोल देते हैं इक्वल सेट। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। बीच में एक कार्डिनल नंबर वर्ड भी आता है बेटा। कार्डिनल नंबर होता है जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलते हैं जिसकी वजह से एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, उसे बोल देते हैं कार्डिनल नंबर। अब देखिए, जैसे मैंने बोल दिया ए सेट ले लिया, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगी इसमें बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कार्डिनल नंबर को एन ए की फॉर्म। कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 4, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ चुकी होंगी आप। आगे उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बेटा, जब दो सेट, कोई भी दो सेट ले लिया, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और बी सेट ले लिया U V W। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट काउंट हो कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के एलिमेंट कितने हैं 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। जब एक एलिमेंट मतलब ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बेटा, एक चीज और, इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में फर्क क्या है। इक्वल सेट में ये होता है कि ए के एलिमेंट बी में कंटेन करने चाहिए, बट इक्विवेलेंट सेट ये बोलता है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, उनके अंदर एलिमेंट सेम कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको कोई फर्क नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने बेसिक समझ लिया होगा। यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक हमने बेसिक समझा है, फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स है, सेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की। अगर कोई भी आदि नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे
इस सेट से रिलेटेड के बारे में, सेट से रिलेटेड आएगा, सब सेट्स के बारे में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह 1.1 कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।